तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। आज हम लोग जो है जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस पढ़ेंगे। ठीक है, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या होते हैं, ये 11th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, आफ्टर लर्निंग हाउ द अर्थ वाज बोर्न एंड हाउ इट इवॉल्व्ड इट्स क्रस्ट एंड अदर इनर लेयर्स, हाउ इट्स crustal plates move and are moving, and other for information of earthquake, the formation of volcano rocks and minerals the earth crust is composed of, it's time to know the detail about the surface of the earth in which we live in। देखो, हमने अर्थ कैसे इवोल्व हुई, कैसे पैदा हुई, कैसे उसका अर्थ क्रस्ट इवोल्व हुआ, कैसे उसकी इनर लेयर इवोल्व हुई, कैसे प्लेट्स जो हैं मूव करती हैं, हमने अर्थ क्वेक के बारे में इंफॉर्मेशन ली, वेल्कोनोज कैसे इरप्ट होते हैं, रॉक्स और मिनरल्स के बारे में जो अर्थ क्रस्ट पे हैं कंपोज्ड हुए हैं। तो अब जो है हम जो ये सारी चीज़ें करने के बाद अब हम लोग जो है बेसिक सब चीज़ें कर ली कि अर्थ क्रस्ट के बारे में। अब हम लोग डिटेल में जानेंगे कि अर्थ क्रस्ट क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द अर्थ क्रस्ट इज डायनेमिक। ये हमने सीखा है कि ये जो है ये मूव करती है वर्टिकल और हॉरिजेंटली, और ऑफकोर्स ये बिट फास्टर मूव कर रही है एट द रेट जैसे हम पास्ट में करती थी। ठीक है, और डिफरेंस इन द इंटरनल फोर्सेज ऑपरेटिंग विद इन द अर्थ विच बिल्ट अप द क्रस्ट एंड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन ऑफ आउटर सरफेस ऑफ द क्रस्ट। और कौन कौन से इंटरनल फोर्सेज हैं, एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, जिसकी वजह से जो है आउटर सरफेस अर्थ क्रस्ट की बनी है। ये कॉन्टीन्यूसली सब्जेक्टेड एक्सटर्नल फोर्स से इंड्यूस बेसिकली बाय द एनर्जी सनलाइट से जो इंड्यूस्ड होती है एनर्जी कॉन्स्टेंटली जो है आउटर सरफेस पे बहुत सारी जो फोर्सेस पड़ती हैं जिसकी वजह से चेंज हो रही है। इंटरनल फोर्स भी एक्टिव है ना, तो और कॉन्टीन्यूसली सब्जेक्टेड बाय एक्सटर्नल फोर्स ओरिजिनेटेड विद इन द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर से भी बहुत सारी चीज जो है फोर्सेस जो अर्थ क्रस्ट पे लगती हैं, इंटरनल से भी लगती हैं। ठीक है, ओके, तो एक्सटर्नल फोर्सेस को हम एक्सोजेनिक कहते हैं और जो इंटरनल फोर्सेस लगते हैं उसको क्या कहते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक एक्सटर्नल, एंडोजेनिक इंटरनल, ये भी हमने सीखा था। जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं वो वेयर डाउन करती हैं, डिग्रेड करती हैं, रिलीफ प्रोड्यूस करती हैं, एलिवेशन प्रोड्यूस करती हैं, फिल अप करती हैं जो खाली जगहें है ना, डिप्रेशंस, बेसन्स है ना अर्थ सरफेस की, है कि नहीं, विंड से, इरोजन से, वाटर एक्शन से। ठीक है, और ये फिनोमेना जो वेयर डाउन होता है रिलीफ्स का, बड़े बड़े माउंटेन जो है जैसे अरावली ले लो आप, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी हाइट कम हो गई है ना एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, है ना। सरफेस ऑफ द अर्थ इरोजन जैसे ग्रेडेशन नोन एज इरोजन किससे होते हैं, ग्रेडेशन से, है ना। ग्रेडिएशन जो है एंडोजेनिक फोर्सेस कॉन्टिन्यूसली क्या करें, एलिवेट कर रही हैं, बिल्ड कर रही हैं बहुत से पार्ट्स, जैसे हमारे हिमालय बने इंटरनल प्रोसेस की वजह से। ठीक है ना। प्रोसेस से जो रिलीफ्स फीचर्स बहुत सारे बनाए हैं, कैसे, जैसे लॉन्ग अगो द अपोजिंग एक्शन ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस एंड एंडोजेनिक फोर्सेस कंटिन्यू। और ये हमेशा से जो है एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस जो है अर्थ की जो सरफेस को जो है अलग अलग टाइप का आकार दे रही है, प्लेन्स का, प्लेट्यूज का। ये है ह्यूमन जो है जो सरफेस ऑफ द अर्थ जो बड़ी सेंसिटिव है क्योंकि ह्यूमन डिपेंड ऑन इट। ठीक है, उसके सब्सिटेंस के लिए क्रॉप ग्रो करते हैं ना, ये एसेंशियल है नेचर ऑर्डर को जो है इफेक्टिवली चलाने के लिए। अगर इसको डिस्टर्बेंस होगा इसके बैलेंस का तो पोटेंशियली हमारा फ्यूचर भी खतरे में आ सकता है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ की इन्वायरमेंट पे सस्टेन करते हैं इस क्रस्ट की वजह से, इसके ऊपर जो चीज़ें होती हैं, द प्लांट्स, एनिमल्स, फूड वी एक्वायर, तो ह्यूमन कैन कॉज आवर यूज ऑफ द रिसोर्सेज एंड यूज वी मस्ट, बट ऑल्सो मस्ट लीव इट फॉर पोटेंशियल इनफ टू सस्टेन द लाइफ थ्रू द फ्यूचर। हमें यूज़ करना चाहिए रिसोर्सेज, बट इतना एक्सटेंसिवली भी ना करें कि फ्यूचर जनरेशन्स जो हैं ख़तरे में आ जाए, कि उनके लिए कुछ छोड़े ही ना। जो मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस है हैज़ बीन शेप्ड ओवर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 100 of thousands ऑफ ईयर्स लगे हैं जो प्रेजेंट अर्थ की जो शेप है उसको बनने में। ठीक है, सरफेस को, और इसके यूज़ और मिस यूज़ जो ह्यूमंस कर रहे हैं ये पोटेंशियली जो है डिमिनिश कर रहा है फास्ट रेट पे। जो जितनी रेट से जो ये सरफेस एरिया बना है, हम जो इसके ओवर यूज़ करके इसको ख़राब कर रहे हैं, दिन ब दिन ख़त्म कर रहे हैं। हम जो तो प्रोसेस है जिससे शेप होता है आज सरफेस और वेराइटीज़ ऑफ जो नेचर के मटेरियल जो इससे बनते हैं, हमें इसके बारे में जो है हमें इस पे जो है इसका मिनिमाइज तरीके से यूज़ करना होगा, नहीं तो डेट्रीमेंटल इफेक्ट हो सकता है ह्यूमन लाइफ पे भी, उसकी प्रोस्पेरिटी पे भी। ठीक है, ये थी एक जनरल इंट्रोडक्शन। हमें इस जो अर्थ सरफेस है उसको कैसे बना है ना, ओवर द ईयर्स उससे हमें क्या फ़ायदा होते हैं, ये जो हमने एक जनरल समझा। अब प्रोसेस समझे। यू वुड लाइक टू नो द मीनिंग ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेस, समझना चाहते हो ना मीनिंग। जियोमॉर्फिक जो है प्रोसेस है उसका मतलब क्या है। जो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस जो कॉज करती हैं फिजिकल स्ट्रेस और केमिकल एक्शन जो अर्थ पे होते हैं ऑन अर्थ मटेरियल एंड ब्रिंगिंग अबाउट चेंज,
इस कॉन्फ़िगरेशन को जो सरफेस ऑफ अर्थ पे, उसको कहते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस। बहुत सी केमिकल, फिजिकल है ना प्रोसेसेस है ना, जो है एक्सोजेनिक फोर्सेस होगी, एंडोजेनिक फोर्सेस होगी, जो बहुत सारे स्ट्रेस प्रोड्यूस करती है, जो अर्थ के सरफेस को बनाती है, इसको हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे क्या है, डायस्ट्रोफिज्म, वोल्केनिज्म, एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, ये एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस है जो ज़मीन के अंदर से फोर्सेस अप्लाई करते हैं, जो हमने ऑलरेडी ब्रीफ में जो डिस्कस किए हैं और आगे भी डिस्कस करेंगे। जैसे वेदरिंग हो गया रॉक्स का, है ना। जैसे वेदरिंग कैसे, देखो सनलाइट पड़ी है, एक रॉक है यहाँ पे, समझ लो सनलाइट जो है इस पर पड़ गई है ना, ये हीट हो गई है ना, फिर इस पर रेन हुई है ना, ये कूल डाउन हुई है, दिन में हॉट हुई है, रात में कूल हुई है, तो क्या होगा, इसमें क्रैक्स डेवलप होंगे ओवर द पीरियड, ये ब्रेक डाउन होगी, उससे क्या सॉइल बनेगी, समझ रहे हो। ये वेदरिंग प्रोसेस है। मास वेस्टिंग है ना, इरोजन होता है, जो डिपोजिशन होता है, ये क्या है, एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस है। वेदरिंग, मास वेस्टिंग या इरोजन है, डिपोजिशन है, डिफरेंट एजेंट्स हो सकते हैं, एयर भी हो सकती है, वाटर भी हो सकती है, ये क्या है, एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस है। इसको हमने इस चैप्टर में जो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस जिससे ये होता है, इसको हम इस डिटेल में डिस्कस करेंगे। एनी एक्सोजेनिक एलिमेंट ऑफ नेचर, जैसे लाइक वाटर से, आइस से, विंड से एटसेट्रा, ये केपेबल हैं एक्वायरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग जो अर्थ का मटेरियल है, और ये एक जियोमॉर्फिक एजेंट है जो एक जगह से मटेरियल को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। आप देखते हो हिमालय से जो है इरोड करके रिवर लाता है और गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में जो है इसको छोड़ देता है। क्या इससे क्या बनता है, एलुवियल सॉइल, और यहाँ पे जो है क्रॉप्स होती हैं, क्रॉप्स पे जो है मिलियंस ऑफ पीपल सस्टेन करते हैं, समझिए। विद दीज एलिमेंट्स नेचर बिकम मोबाइल ड्यू टू इट्स ग्रेडियंट। They remove the material and transport them over the slopes and deposit it to the lower level. Gradient से रिवर्स जो है, माउंटेन एरियाज ऊंचे हैं, यहाँ से रिवर्स या पानी जो है वो मटेरियल को नीचे लाके प्लेन में छोड़ देता है, ठीक है, इसको ग्रेडियंट बोलते हैं। ये हाइट का डिफरेंस देख रहे हो। तो जियोमॉर्फिक और प्रोसेस और उसके जो एजेंट्स हैं, स्पेशली एक्सोजेनिक फोर्सेस, अनलेस दे स्टेट सेपरेटली, आर वन एंड द सेम, दोनों सेम ही, अगर उनको सेपरेट ना करें। ये फोर्स जो अप्लाई की जाती है अर्थ के मटेरियल पे, अफेक्टिंग द सेम, एक एजेंट जैसे मीडियम है, जैसे रनिंग वाटर या मूविंग आइस है या विंड है, वेव है, करंट है, ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं जियोमॉर्फिक एजेंट्स, समझे। सैंड एक जगह से इकट्ठी कर देते हैं, विंड सैंड डून्स बना देता है बड़े बड़े, सरफेस पे एक रिलीफ बनी ना। तो ग्रेविटेशनल जो है बीइंग ए डायरेक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑल डाउन स्लोप मूवमेंट्स ऑफ मैटर, ऑल काजिंग स्ट्रेस ऑन द अर्थ्स मटेरियल। तो ये डायरेक्ट फोर्स जो क्या प्रोवाइड करता है, ग्रेविटी, जो स्लोप्स पे जो है ऊंची जगह से नीचे जगह मटेरियल को लेके आता है, ठीक है। इनडायरेक्ट ग्रेविटेशनल स्ट्रेस एक्टिवेट, जैसे वेव्स को एक्टिवेट करता है, टाइड्स को इंड्यूस करता है, करंट और विंड को हेल्प करता है ना। विदाउट ग्रेविटी और ग्रेडियंट देयर विल बी नो मोबिलिटी। बिना ग्रेविटी के और ये जो है डाउन स्लोप, जैसे एक जगह ऊंची से नीचे जाए, बिना ग्रेडियंट और ग्रेविटी के ये चीज़ें मुमकिन नहीं हो सकती। बिना ग्रेविटी के इरोजन नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल का नहीं होगा नेचरली, ठीक है। ग्रेविटेशन स्ट्रेस इज इम्पोर्टेंट जियोमॉर्फिक प्रोसेस, ठीक है। Gravity is the force that is keeping us in contact with the surface, and it is the force that switches on the movement of all surfaces material on earth. ग्रेविटी की वजह से ही तो हम ज़मीन से चिपके हुए हैं, नहीं तो हम स्पेस में ना उड़ जाते, ठीक है। ग्रेविटी बहुत हर प्रोसेस में, एक्सोजेनिक प्रोसेस में ग्रेविटी का एक रोल है। जितनी भी मूवमेंट अर्थ की सरफेस पे हो रही हैं वो ग्रेडियंट्स और ग्रेविटी की मदद से हो रहे हैं, कि हाई लेवल से लोअर लेवल पे ला रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में विंड ट्रैवल कर रही है ग्रेडियंट की वजह से। अब एंडोजेनिक प्रोसेसेस क्या है, हमने एक्सोजेनिक देखे। एंडोजेनिक, द एनर्जी एमिनेटेड फ्रॉम विद इन द अर्थ इज द मेन फोर्स बिहाइंड एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जो ज़मीन के अंदर से एनर्जी रिलीज हो रही है ना, उसको, ठीक है। जैसे क्या है, एनर्जी मोस्टली जनरेटेड, जो रेडियो एक्टिव मटीरियल से एनर्जी है, अर्थ के रोटेशनल से, टाइडल फ्रिक्शन से, पैराडोमियल हीट है जो अर्थ के अंदर, ओरिजिन ऑफ अर्थ से। ये एनर्जी जियो थर्मल ग्रेडियंट से भी होती है। देखो जियो थर्मल टेम्परेचर डिफरेंस पे भी है, यहाँ लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ये एक टेम्परेचर ग्रेडियंट बनता है यहाँ, ठीक है, हाई से लो की तरफ, समझे। जैसे हीट फ्लो होती है विच इंड्यूस डायमॉर्फिज्म वोल्केनो लिथोस्फीयर में, ठीक है। वेरिएशन ऑफ जियो थर्मल ग्रेडियंट एंड हीट फ्लो विद इन इट एंड क्रिस्टल थिकनेस एंड स्ट्रेंथ जो है, ये एंडोजेनिक फोर्सेस को, हाँ ये यूनिफॉर्म नहीं होती, कहीं कम होगी कहीं ज़्यादा होगी।
टेक्टोनिकली कंट्रोल्ड ओरिजिनल क्रस्ट सरफेस इज अनइवन, क्योंकि अर्थ सरफेस भी तो अनइवन है ना, कहीं से थिक है कहीं से थिन है, पोल्स पे देखो इक्वेटर पे बल्ज्ड है, ठीक है। ये है, हम पढ़ते हैं डायाट्रोफिज्म, ठीक है, डायस्ट्रोफिज्म, ठीक है। ये क्या है, जितने भी प्रोसेस दैट मूव एलिवेट और बिल्ड अप द पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट कम अंडर द डायस्ट्रोफिज्म। जितनी भी चीज़ें अर्थ पे क्रस्ट पे मूव करती हैं या फिर एलिवेट हो रही है, बिल्ड अप हो रही है, उसे हम डायाट्रोफिज्म कहते हैं। सरफेस पे जो रिलीफ बिल्ड हो रही है, ये ओरोजेनिक भी हो सकती है प्रोसेस, इंक्लूडिंग माउंटेन जैसे बिल्ड हो रहे हैं, या सीवियर फोल्डिंग हो रही है अफेक्टिंग लॉन्ग एंड नैरो बेल्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट पे। ऐसे अर्थ क्रस्ट फोल्ड हो रही है, तो फोल्ड हो रही है तो क्या प्लेन बन रहा है कि नहीं। देखो अर्थ इतनी प्लेन थी, अब अगर ये एक ही जगह पे ऐसे फोल्ड हो जाएगी तो क्या है, एक माउंटेन की शेप ले लेगा कि नहीं। ये क्या है, डायस्ट्रोफिज्म में आता है। और क्या है, ओरोजेनिक, ये क्या है, प्रोसेस जिसमें क्या होता है, अपलिफ्ट होता है या वेवरिंग होता है लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट। देखो अर्थ क्वेक्स जो है इन्वॉल्व क्या होते हैं, लोकल एक्टिविटीज़ या माइनर मूवमेंट से। प्लेट टेक्टोनिक्स से इन्वॉल्व होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। प्लेट टेक्टोनिक्स से क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है अर्थ क्रस्ट का, ठीक है। अर्थ क्वेक्स से लोकल रिलेटिवली माइनर इन्वायरमेंट्स में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रही है ना अर्थ क्रस्ट, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से मूवमेंट्स। ये ओरोजेनी है। अर्थ क्लेक्स सीवियरली डिफॉर्म्ड इनटू फोल्ट, मैंने ये फोल्ड्स का भी आपको एग्जांपल बताया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ऐसे फोल्ड हो गई अर्थ क्रस्ट ड्यू टू सिंपल डिफॉर्मेशन है। तो इस तरह से जैसे माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस ऐसे होता है, कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेसेस, जिससे क्या कॉन्टिनेंट बिल्ड हो रहा है कहीं पे, देखो सी फ्लोर, देखो ओशन में यहाँ पे क्या है, वेल्कोनो एक्टिविटी हो रहा है, तो ओवर द ईयर वो ओशन से बाहर आके एक आइलैंड बन जाता है, ठीक है। देयर कैन बी फोल्टिंग, फ्रैक्चरिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट, कहीं फोल्ड्स आएंगे, कहीं से अर्थ क्रस्ट फ्रैक्चर होगी। ये सब प्रोसेसेस जो हैं किससे कॉज होते हैं, प्रेशर से, वॉल्यूम से और टेम्परेचर से चेंज होती है, विच इज टर्न इंड्यूस मेटामॉर्फिज्म इन रॉक्स में जैसे होता है, ठीक है। अब वोल्केनिज्म जो हमने समझा था, वोल्केनिज्म ये क्या है, मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा जो है एस्थेनोस्फेयर में मोल्टन मैग्मा है, वो जब ऊपर की तरफ आता है टुवर्ड द अर्थ सरफेस, और फॉर्मेशन होता है इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव वेल्कोनिक फॉर्म। इंट्रूसिव मतलब जो अंदर फॉर्म होता है, मैंने कितनी बार बताया, और एक्सट्रूसिव जो बाहर फॉर्म्स होती हैं, लैंड फॉर्म्स, ठीक है। मेनी एस्पेक्ट हैं वेल्कोनिज्म के, हैज़ बीन ऑलरेडी, जो हमने प्रीवियस यूनिट्स में डेल्ट किए हैं, जो हमने यूनिट 2 में और अंडर इग्निशियस रॉक और प्रीसीडिंग चैप्टर्स में हम लोग और इसके बारे में डिस्कस। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस मैंने भी आपको समझाया कि जो अर्थ के बाहर एक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे जिसमें जो है एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में भी हमने डिस्कस किया। देखो यहाँ देखो, डेनुडिशनल प्रोसेस में क्या है, वेदरिंग होती है, प्रोसेसेस हैं ये, ठीक है। वेदरिंग, मास मूवमेंट होता है अर्थ, जैसे लैंडस्लाइड आया, ठीक है। लैंडस्लाइड से क्या है, पूरा एक अर्थ का पार्ट जो है मूव होता है, इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन, फिर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। इससे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। मास मूवमेंट कैसे होता है, लैंडस्लाइड्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स से होती है, इरोजन और ट्रांसपोर्टेशनल काइनेटिक एनर्जी से, ग्रेविटेशनल मॉलिक्यूल स्ट्रेस और केमिकल एक्शन से जो है वेदरिंग होती है। एक एक इस टॉपिक को हम लोग एक डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, ओके। एक्सोजेनिक में विद इन द डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन डिफरेंट प्रोसेस। देखो ट्रॉपिकल एरियाज में एक्सेसिव रेनफॉल हो रही है तो वाटर सीप होगा कहाँ, ज़मीन में, मिट्टी में, तो मिट्टी लूज होगी ना, एक्सेसिव वाटर होगा तो लैंडस्लाइड आएगी। अब वहीं डेजर्ट एरिया में देखो, डेजर्ट एरिया में सैंड जो है एक्सट्रीमली जो है क्या होती है, ड्राई होती है, तो विंड एक्शन से वो जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव होती है, एक जगह इकट्ठी होकर सैंड डून्स बना देगी। ग्लेशियर्स ऑफ फ्रीजिंग एरियाज में देखो, ग्लेशियर्स जो अपने साथ बहुत सारा मटेरियल इरोड करके आगे लाते हैं। जहाँ ग्लेशियर काफ़ी साल तक रहता है तो वहाँ क्या होता है, वो एरिया जो है डिप्रेशन क्रिएट कर देता है, वहाँ नीचे गड्ढा बन जाता है, जब वो पिघल जाता है तो वहाँ लेक्स बन जाते हैं। बनते कि नहीं बनते, तो ये है क्लाइमेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है। वेदरिंग, जैसे वेदरिंग क्या है, वेदरिंग इज ए एक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ weather actions, climate over earth material. There are number of processes within weathering which act either individually or together to affect the earth material in order to reduce them to fragments. Climatic actions मैंने आपको weathering process बनाया कि इन एक ही जगह पे या ऑन साइट, इन सीटू और ऑन साइट, नो मोशन ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस इन वेदरिंग। वेदरिंग में ये नहीं है कि मटेरियल यहाँ से इरोड होकर यहाँ चला जाएगा। देखो वेदरिंग प्रोसेस आर कंडीशन बाई मेनी कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल, क्लाइमेटिक, टोपोग्राफी और वेजिटेशन फैक्टर्स। टोपोग्राफी पे भी डिपेंड करता है, जैसे नो ओनली वेदरिंग प्रोसेसेस डिफर फ्रॉम क्लाइमेट, वेदरिंग प्रोसेस क्लाइमेट टू क्लाइमेट। हॉट एरिया में वेदरिंग अलग टाइप से होगी, कोल्ड एरिया में अलग। कोल्ड एरिया में क्या होगा, फ्रॉस्ट,
एक पत्थर में फ्रोस्ट पे पड़ जाएगा, पत्थर जम जाएगा, फिर जो है पानी सीप कर जाएगा जो है पत्थर के अंदर, ठीक है। फिर जब सनलाइट पड़ेगी तो ये सीप जो फ्रोज हो चुका है पानी अंदर वो क्या पिघलेगा, तो अर्थ को क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस रॉक को क्या कर देगा, वीक कर देगा। रॉक को वीक करेगा कि नहीं, ये वीक हो जाएगी, फिर इसमें क्रैक डेवलप होंगे, फिर वहीं टूट जाएगी, मल्टीपल पीसीज में टूट जाएगी ये, ठीक है। फिर क्या ओवर द ईयर्स फिर इसमें वेदरिंग एक्शंस होगा, फ्रॉस्ट होगा, फिर पानी पिघलेगा, फिर क्या होगा, ये छोटे छोटे कंकर्स पार्टिकल्स में टूट जाएगा, फिर इससे क्या सॉइल बन जाएगी, होती है ना। फिर विंड एक्शंस इन पे हो सकता है, फिर ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देंगे, ठीक है, वहाँ सेडिमेंट्स बन जाएंगे, ठीक है, वो सेडिमेंट रॉक बन जाएगी, सेडिमेंट से मेटामॉर्फिक बन जाएगी। तो ये प्रोसेसेस ऐसे वेदरिंग का चलता है, हर सीजन हर जगह अलग अलग होता है, ठीक है। देर आर मेजर ग्रुप्स ऑफ वेदरिंग, जैसे केमिकल वेदरिंग है, फिजिकल वेदरिंग है ना, बायोलॉजिकल वेदरिंग है। वेरी रेयरली डज एनी वन ऑफ दीज फॉर्म एवर ऑपरेट कंप्लीटली बाई इटसेल्फ। देखो एक जगह पे जो कभी कभी एक सिर्फ फिजिकल से ही होता है, बहुत कम है। एक जगह पे मल्टीपल एक्शंस भी हो सकते हैं, फिजिकल भी वेदरिंग है ना, केमिकली भी हो सकता है ना। हम समझते हैं केमिकल प्रोसेस जैसे जैसे एक ग्रुप ऑफ वेदरिंग प्रोसेस, जैसे सोल्यूशन है, कार्बोनेशन है, हाइड्रेशन है, ऑक्सीडाइजेशन है, रिडक्शन है, ये एक्ट ऑन ए रॉक ऑफ टू डीकम्पोज, डिजोल्व और रिड्यूस देम टू फाइन क्लास्टिक स्टेट थ्रू केमिकल रिएक्शन, जैसे ऑक्सीजन, सरफेस, सॉइल, वाटर से और अदर एसिड से। तो मल्टीपल फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इस पे इन्वॉल्व होंगी। वाटर एंड एयर से along with the heat must be present to speed up the chemical reaction over and above the carbon dioxide present in the air decompose the plant and animal increasing the quantity of carbon dioxide undergoes। तो देख रहे हो आप, हर टाइप, केमिकली भी, बायोलॉजिकली भी, फिजिकली भी, हर चीज़ एक पे जब कर रही है ना। जैसे सोल्यूशन डिजोल्व इन वाटर और एसिड, कोई भी सोल्यूशन डिजोल्व वाटर और एसिड में डिजोल्व हो जाता है तो कंटेंट है ना, तो वो क्या सोल्यूशन बन जाता है ना। एक वाटर में कोई एसिडिक कंटेंट जो डिजोल्व हो गया, ये इन्वॉल्व करता है रिमूवल ऑफ सॉलिड इन सॉइल सोल्यूशन एंड डिपेंड अपॉन द सॉलिबिलिटी ऑफ मिनरल्स, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम वाटर में डिजोल्व हो गए, है ना। सैंडस्टोन नहीं, सॉरी, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मतलब जैसे सोलेबल मटेरियल, जैसे नाइट्रेट है, सोलेबल रॉक से बना हुआ है ना। मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट है, देखो, एंड कैल्शियम मैग्नीज है, बाइकार्बोनेट है, प्रेजेंट इन द लाइमस्टोन, ये सोलेबल है वाटर में, तो सोलेबल होकर कार्बन एसिड बनते हैं, एडिशन कार्बन डाइऑक्साइड, ये डीके करके बनता है। कार्बोनेशन क्या है, ये रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट विद मिनरल्स एंड कॉमन प्रोसेस हेल्पिंग द ब्रेक डाउन ऑफ फेड्सपर एंड कार्बोनेट मिनरल्स। कार्बनाइजेशन से क्या होता है, देखो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो कॉमन प्रोसेसिंग है, ये ब्रेक डाउन करता है बड़ी बड़ी रॉक्स को, मिनरल्स को, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प करेगा एटमॉस्फेयर से, सॉइल से एयर एब्जॉर्ब करेगा वाटर, ये प्रोसेस है। ये हाइड्रेशन मेथड है, जो केमिकल एडिशन ऑफ वाटर मिनरल टेक प्लेस इन वाटर एंड एक्सपैंड। देखो जब वाटर एक्सपैंड होता है ना, जब वाटर पहले क्या हुआ, देखो दिस एक्सपेंशन कॉज एन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इटसेल्फ इन रॉक। देखो हाइड्रेशन से क्या हुआ, केमिकल ऐड, जो वाटर जो ऐड हुआ है ना, अब वाटर जो मॉलिक्यूल्स ऐड हुए वो एक्सपैंड होंगे, हाइड्रेशन से एक्सपैंड होंगे, तो वो रॉक को जो है ब्रेक डाउन करने में मदद करेगा, रॉक्स को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, ठीक है। ये है कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम जैसे, देखो कैल्शियम कार्बोनेट टेक इन वाटर, जब पानी कैल्शियम कार्बोनेट लेता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, जिप्सम में, जो अनस्टेबल देन कार्बन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल एंड लॉन्ग कंटिन्यूड एंड रिपीटेशन प्रोसेस कॉजेज फटीग इन द रॉक एंड मे लीड टू द डिसइंटीग्रेशन। ये प्रोसेस दोबारा होता रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है, जिप्सम और ये ऐड होता रहेगा, ये केमिकल, ये क्या हाइड्रेशन प्रोसेस है वाटर के, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, रॉक टूट जाएगी कई हिस्सों में, समझे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से इन वेदरिंग और ऑक्सीडेशन मीन ए कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। कोई भी मिनरल के साथ ऑक्सीजन मिल के एक ऑक्साइड बना देगा और हाइड्रोक्साइड बना देगा हाइड्रोजन के साथ। ओवर द पीरियड ऑफ ऑक्सीडेशन अकर वेयर देयर इज अ रेडी एक्सेस टू एटमॉस्फेयर एंड एन ऑक्सीजनेटेड वाटर, जहाँ पे एटमॉस्फेयर का कनेक्शन और ऑक्सीजनेटेड वाटर होगा, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, है ना। ये मिनरल मोस्टली कॉमन इनली इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग आर आयरन में, मैग्नीज में, सल्फर में, समझ रहे हो ना। इस तरीके से वेदरिंग प्रोसेस होता है। वेदरिंग प्रोसेसेस जो है इंटर रिलेटेड है, मल्टीपल जो है डायस्ट्रोफिज्म एक जगह होगा, यहाँ हाइड्रेशन भी हो सकता है, कार्बनेशन भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, हैंड इन हैंड सब चीज़ें एक जगह रॉक पे हो रही है, ठीक है।
सो नेक्स्ट करते हैं हम लोग फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस। देखो फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस क्या करता है, डिपेंड किस चीज़ पे पड़ता है, किसी फोर्स के अप्लाई पे, किसी फोर्स की वजह से। जैसे फोर्सेस कौन सी, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स से, है ना, जो है सच एज ओवर बर्डन प्रेशर होता है, जो लोड और शेयरिंग स्ट्रेस किसी चीज़ पे पड़े, किसी चीज़ का लोड का या शेयरिंग स्ट्रेस पड़े, है ना। मैं समझाता हूँ आगे कैसे। एक्सपेंशन फोर्स ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, क्रिस्टल ग्रोथ और एनिमल एक्टिविटीज़, ये होती है सम फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये एक चीज़ है, इस पर कोई फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, किसी कोई एक्सटर्नल फोर्स, है ना, कोई वाटर प्रेशर होता है, ये सारे में बाई वेटिंग या फिर या डाइंग, ये चीज़ें पानी का एक्शन है जो है, या फोर्सेस जो है सरफेस से भी हो सकती हैं और विद इन डिफरेंट अर्थ जो है मटेरियल से भी जो है रॉक में फ्रैक्चर्स क्रिएट करती हैं। जितने भी जो फिजिकल वेदरिंग प्रोसेसेस है ना, वो थर्मल एक्सपेंशन से, जितने भी फिजिकल जो वेदरिंग जो थर्मल एक्सपेंशन से या प्रेशर से, प्रेशर रिलीज होने से भी होता है, ठीक है। कैसे होता है ये मैं समझाऊंगा आपको। ये प्रोसेस बहुत ही माइन्यूट्स होती हैं और स्लोली अकर होती है, लेकिन ये बहुत डैमेज करती हैं रॉक्स को। रॉक्स में फटीग क्रिएट करती है, वो सफ़र होती है रेपिटेशन, कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन से, और आखिर में वो ब्रेक डाउन हो जाती है। उसमें सबसे पहली जो आती है वो है, ये देखो, अनलोडिंग और एक्सपेंशन। कौन सा? अनलोडिंग और एक्सपेंशन। देखो इसमें क्या, जब रिमूवल ऑफ ओवरलेइंग रॉक्स लोड बिकॉज ऑफ द कंटिन्यू इरोजन काज्ड वर्टिकल प्रेशर release within the result, the upper layer of the rock expands, produce disintegration of rock masses, fracture will develop roughly parallel to the ground of the surface. In case of curved ground surface, arch fracture tend to create massive sheet or exfoliation slabs of rocks. Exfoliation sheets results from the expansion due to unloading and pressure release. Many measures hundreds or even thousands of meters in horizontal large extent. Large smooth round dome called exfoliation domes result due to this process. देखो ये समझ लो एक डोम है ना, एक्सफ्लोरेशन का कंसेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। ये एक रॉक है, ये क्या है, ये एक रॉक है, ठीक है। यहाँ पे क्या पड़ रहा है, हीट पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, तो क्या हो रहा है, हीट से क्या, यहाँ पानी सीप अगर ये अंदर जो है ये हीट पड़ रही है, हीट से क्या हो रहा है, ये एक्सपैंड हो गई है शीट ऑफ रॉक, है ना, हुई है कि नहीं, एक्सपैंड हुई है। अपर लेयर जो है वो बिकॉज ऑफ कंटिन्यूसली रिमूवल ऑफ अपर लेयर होता है कॉन्टीन्यूसली, क्या, इरोजन की वजह से, ये देखो हीट की वजह से ये एक्सपैंड हो रही है। तो एक पूरी ये जो है ये पूरी एक शीट ऑफ रॉक जो है ऊपर से जो है इससे जो है क्या होगी, इरोड हो जाएगी ना। तो ये जो शीट ऑफ रॉक है इस पूरी डोम से, समझो ना, इस पूरे डोम से ये जो शीट ऑफ रॉक जो है ऊपर वाली ये इरोड हो रही है, समझो। इसको कहते हैं एक्सफ्लोरेशन। एक पूरी शीट ऑफ, देखा ऐसे हॉरिजॉन्टल्स में आप देखोगे कई बार पहाड़ों में ऐसे पत्थर की पूरी शीट्स ऊपर से जो है इरोड हो रही हैं, बीच वाली रॉक है, लेकिन उससे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, एक्सट्रीम एंगल से ऐसे हॉरिजॉन्टल इसमें जो है क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये अलग अलग पार्ट्स में जो है रॉक जो है हो जाती है, होती है कि नहीं। एक्सफ्लोरेशन इसी को कहती है, जो शीट ऑफ रॉक जो है ऊपर से जो है ये इस कॉन्टीन्यूसली जो है एक्सपेंशन से और अनलोडिंग से ये शीट हट जाती है। इससे क्या फ्रैक्चर डेवलप होते हैं पूरी रॉक में। ये देखो यहाँ पे भी देखो, ये पेन मुझे दूसरे ये वाइट लेने में, ये देखो ये है ना, क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं। ये क्रैक्स डेवलप हुए कि नहीं हुए, ये देखो। तो ये क्या ऊपर वाली जो है रॉक जो क्या हो रही है, इरोड हो रही है ना, तो इसको एक्सफ्लोरेशन स्लैब्स कहते हैं। ये स्लैब्स जो रिमूव हो रहा है, इससे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सटेंट से ना थाउजेंड्स ऑफ और लॉर्ड स्मूथ डूम जो उससे जो है ये चीज़ें एक्सट्रैक्ट हो गई हैं, हुई हैं कि नहीं, इसको कहते हैं एक्सफ्लोरेशन। नेक्स्ट है टेम्परेचर से। देखो टेम्परेचर से कैसे होता है, देखो टेम्परेचर चेंजेस इन एक्सपेंशन, वेरियस मिनरल्स और रॉक प्रोसेस इन देयर ओन लिमिट्स एंड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। विद राइज इन टेम्परेचर गिव मिनरल्स, एवरी मिनरल एक्सपैंड एंड पुशेस अगेंस्ट इट नेबर एंड एज द टेम्परेचर फॉल्स ए कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस। देखो रॉक्स के अंदर वेरियस मिनरल्स हैं, है ना, इस रॉक्स के अंदर है ना मिनरल्स हैं कि नहीं। रॉक क्या है, इज ए मिक्सचर ऑफ मिनरल्स होता है। तो जब ये हीट होते हैं, हीट से क्या होता है, ये एक्सपैंड होंगे ना, एक्सपैंड होंगे, हीट से ये एक्सपैंड होंगे कि नहीं होंगे। तो ये एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ पुश करेंगे, एक्सपैंड होंगे, फूलेंगे, है ना। और जब दिन में सनलाइट से एक्सपैंड हुए कि नहीं हुए, और नाइट में जो है, नाइट में ये क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन और जो एक्सपेंशन है
है ना, जो टेम्परेचर और ड्यूरल चेंज की वजह से है ना, टेम्परेचर फॉल की वजह से और इंक्रीज की वजह से जो होता है, इससे क्या होता है, इंटरनल मूवमेंट होती है ना मटेरियल की, मिनरल्स ग्रेन्स की, सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ रॉक्स टेक्स प्लेस रेगुलरली। तो इस प्रोसेस मोर इफेक्टिवली, ये ड्राई जहाँ क्लाइमेट होता है और जहाँ हाई एलिवेशन ऊंची जगह होता है, जहाँ ड्यूरनल टेम्परेचर जो दिन और रात का जो टेम्परेचर है उसमें मैक्सिमम गैप होता है। जैसे सहारा डेजर्ट है, दिन में एक्सट्रीम गर्मी होगी, जैसे थार डेजर्ट है एक्सट्रीम गर्मी और रात में ठंडी होती है, कोल्डनेस होती है। तो इससे क्या हो, कंटिन्यूसली अंदर के मिनरल्स जो हैं फूल रहे हैं फिर सुकड़ रहे हैं, पहले फूल रहे हैं फिर सुकड़ रहे हैं। तो इससे क्या होता है, कंटिन्यूसली ये होता रहता है। इससे क्या होता है, रॉक के अंदर फटीग क्रिएट होती है, ठीक है, छोटे 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 क्रैक्स डेवलप होने लग जाते हैं, होते कि नहीं। और ओवर द लार्ज पीरियड ऑफ टाइम ये रॉक्स जो है वेरियस टुकड़ों में जो है टूट जाती है, समझे। इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, टेम्परेचर चेंज और एक्सपेंशन। इससे टेम्परेचर चेंज और एक्सपेंशन से क्या है, लॉक जैसे ग्रेनाइट और स्मूथ सरफेस पे जो रॉक्स हैं, बिग बोल्डर्स हैं, काल्टोर्स आर ड्यू टू द एक्सफोलेशन, इसकी वजह से ये जो है लास्ट में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है, सरफेस लेयर के एक्सपैंड होते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं और इससे फ्रैक्चर डेवलप होता है, स्ट्रेस इस पे पड़ता है ना। ऐसे कभी कभी ये दो रॉक आप देखोगे बीच में से टूट कर जो है ये दो रॉक्स बन जाती है, समझे, इन एक्सप्रेशन और कंट्रक्शंस की वजह से। फिर है फ्रीजिंग, थॉइंग और फ्रॉस्ट वेजिंग। देखो इससे फ्रॉस्ट वेदरिंग अकर ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ आइस विद इन पोर्स एंड क्रैक्स ऑफ रॉक्स ड्यूरिंग द रिपीटेड साइकिल ऑफ फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग। दिस प्रोसेस मोर effective at high elevations in mid latitude, and freezing and melting often repeated. Glaciers area are subjected to frost wedging. In this process, the rate of freezing is important. Rapid freezing of water causes its sudden expansion, and high pressure resulted into expansion affects joints, crack and small granular fractures to become wider and wider until the rock breaks. देखो मैं समझाता हूँ, एक रॉक ले लो, समझ लो ये आ गई रॉक, ठीक है, जहाँ एक्सट्रीम क्लाइमेट है, जहाँ पे जो है जैसे जो हमारी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं जहाँ पे जो है स्नोफॉल होती है और फ्रॉस्ट होता है ना सर्दियों में, है ना, और रात में कभी कभी गर्मियों में भी फ्रॉस्ट होता है, जो अपर एरियाज है लद्दाख और कारगिल का। अब देखो जो इसमें छोटी छोटी दरारें होती हैं ना, दरारें अंदर भी, जो दरारें अंदर भी तो मॉइस्चर है ना रॉक्स के अंदर, मिनरल्स में, है ना। तो क्या होता है, जो जहाँ पे दरारें, इनमें क्या होता है, रात को जब एक्सट्रीम सर्दी होती है, फ्रॉस्ट होती है ना, तो ये अंदर जो है ये जम जाते हैं, जम जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, है ना, ये जो है ये जम जाते हैं, क्रैक्स डेवलप होते हैं छोटे छोटे और ये जम जाते हैं, है ना। फिर क्या होता है, दिन में क्या होता है, सनलाइट आती है तो ये लेग एक्सपैंड हो गए, क्या हुआ, ये फ्रॉस्ट पिघल गया, है ना, पानी वहीं रहा, फिर से ये जमा, है ना। तो ये कंटिन्यूसली जो प्रोसेस है ना, ये फ्रॉस्ट जमना, फिर पानी सूखड़ जाना, फिर जमना, फिर जो है पिघल जाना, इससे क्या होता है, ओवर द टाइम जो है वो जो है कमज़ोर हो जाती है रॉक, और फिर रॉक्स का क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है रॉक्स का, छोटे छोटे टुकड़ों में रॉक जो है टूट जाती है। पहले 2 पार्ट्स में टूटेगी, फिर उन 2 पार्ट्स का आगे 3 पार्ट्स हो जाएंगे, 4 पार्ट्स हो। तो इससे प्रेशर जो है ना, रैपिड फ्रीजिंग से क्या होता है, सडन एक्सपेंशन होता है और हाई प्रेशर होता है ना। फिर क्या होता है, फिर जॉइंट क्रैक होंगे, फिर ग्रेनुलर फ्रैक्चर होता है, फिर वाइडर वाइडर होते होते बड़े बड़े जो है ये दरारें जो बड़ी बड़ी होती और पानी उसमें आएगा और बर्फ़ जमेगी। तो वो ये क्या है, फ्रॉस्ट वेदर्स में जहाँ ठंडा मौसम है या एक्सट्रीम क्लाइमेट है ना, वहाँ पे जो है ये जमता है, सुखड़ता है, इससे होता है। फिर साल्ट वेदरिंग क्या होती है, देखो साल्ट वेदरिंग है, ये रॉक्स को क्या करती है, एक्सपेंड करती है ड्यूरिंग थर्मल एक्शन से। कैसे, हाइड्रेशन और क्रिस्टलाइजेशन करती है, मेक साल्ट्स लाइक सोडियम कैल्शियम, मेनी साल्ट जैसे सोडियम कैल्शियम मैग्नीज पोटाशियम है, बेरियम हैव टेंडेंसी टू एक्सपैंड। ये साल्ट्स क्या होते हैं, एक्सपैंड होते हैं। किससे, एक्सपेंशन ऑफ साल्ट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर और थर्मल प्रॉपर्टी। जैसे हाई टेम्परेचर रेंज 30 से 50 डिग्री टेम्परेचर में जो है ना, 50 डिग्री जब सरफेस का टेम्परेचर होता है डेजर्ट्स में, तो ये साल्ट क्या होता है, एक्सपेंशन होती है ना साल्ट की। तो जो केमिकल्स हैं, ये जो इस रॉक के अंदर केमिकल्स हैं, सोडियम है, कैल्शियम है, ये है, तो ये क्या थे, ये एक्सपैंड होते हैं, और एक्सपैंड हो गए ये कहते हैं काजिंग स्प्लिटिंग ऑफ इंडिविजुअल ग्रेन्स विद इन रॉक्स। एक रॉक के अंदर भी कई कई टुकड़े हो जाते हैं, देखो इस रॉक के अंदर भी यहाँ कई कई टुकड़े हो जाएंगे, सॉल्ट एक्सपेंशन की वजह से होते हैं ना। फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, इवेंचुअली टेम्परेचर जब फॉल होता है ना, और इस फॉलिंग ऑफ एन इंडिविजुअल ग्रेन में रिजल्ट इनटू ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन ऑफ ग्रेनुल फॉलिएशन। और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो है टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे, टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे, हैं। तो ये होता है, इस तरीके से जो है डिफरेंट पार्ट्स बन जाते हैं। ये साल्ट क्रिस्टलाइजेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल साल्ट वेदरिंग प्रोसेसेस। एरियाज में जहाँ वेटिंग और ड्राई कंडीशन, डाइंग कंडीशन होती है, साल्ट क्रिस्टल इज फेवर्ड एंड नेबरिंग ग्रेन्स आर पुश्ड असाइड। जहाँ पे वेदर ना जो गीला भी होता है, मतलब वेट कंडीशन होती है, और फिर सूखा भी होता है,
उन एरियाज में, जैसे सोडियम क्लोराइड और जिप्सम क्रिस्टल्स हैं डेजर्ट्स एरिया में, ओवरलेइंग लेयर ऑफ मटेरियल्स को है ना कर देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। चॉक ब्रेड है डाउन मोस्ट रेपिडली फॉलोइंग बाय लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल जैसे जेनेसिस, ग्रेनाइट, ये कुछ टाइप के एग्जांपल है जहाँ सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन ग्रोथ है। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ और वेदरिंग क्या होती है, देखो बायोलॉजिकल वेदरिंग इज ए कंट्रीब्यूशन टू ए रिमूवल ऑफ मिनरल और आयंस फ्रॉम द वेदरिंग एनवायरनमेंट एंड फिजिकल केमिकल ड्यू टू द ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देखो बरिंग और वेजिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवॉर्म्स, टर्माइट्स और रोडेंट्स होते हैं ना, ह्यूमन बीइंग बाय rodents exposing the new surface to a chemical attack and assist the penetration of moisture in and air। भाई बहुत सारे रॉक्स में जो है ये पेनिट्रेट कर जाते हैं ना ओवर द ईयर्स ऑफ, पहले सरफेस पे रहते हैं, फिर जो है क्या करते हैं रॉक्स के बीच में पेनिट्रेट कर देते हैं ओवर द ईयर, तो ये रॉक को अंदर से वीक कर देते हैं और उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे टर्माइट्स हैं, रोडेंट्स हैं, आस्ता आस्ता जो अर्थवॉर्म्स हैं इसको खाते रहते अंदर चले जाते हैं और इसको जो खोखला करके तोड़ देते हैं। ह्यूमन बीइंग भी बाय डिस्टर्बिंग वेजिटेशन, जैसे प्लोइंग से हम खेती जोतते हैं ना जो सॉइल को, तो कंटिन्यूसली चलाते रहो, न्यू कॉन्टैक्ट हम एयर के साथ करते हैं, ज़मीन का, पानी का, मिनरल्स का है ना, अर्थ मटेरियल के साथ। तो डीके प्लांट्स हैं जो एनिमल्स हैं, मैटर्स हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग ऑफ हम्स, कार्बोनिक एंड अदर एसिड, इनहेंस डीके एंड सोलिबिलिटी ऑफ सम एलिमेंट्स, एल्गे यूटिलाइजेशन जो मिनरल्स और न्यूट्रिशन में होता है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीज है ना। तो इनके साथ जब कॉन्टैक्ट में हल चलाते रहते हैं हम कंटिन्यूसली, हम जो हल चलाते हैं कंटिन्यूसली है ना, उससे भी तो ब्रेक डाउन हो रहा है कि रॉक्स का, कि नहीं हो रहा है ना। तो जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो टर्मेंडस प्रेशर डालती हैं अर्थ मटेरियल के, मैकेनिकली ब्रेक डाउन कर देती हैं पार्ट्स में। देखो ना चीर फाड़ के जाती है ना ज़मीन को, अर्थ की रूट्स जाती है कि नहीं जाती, ये पेड़ है, ठीक है। तो ये क्या ऐसे ऐसे तोड़ रही हैं, तो कई बार रॉक्स बीच में आती हैं, उनको दो हिस्सों में काट के बीच में से निकल जाती है कि नहीं। तो ये भी एक बायोलॉजिकल जो है वे है, ठीक है। अब क्या सम स्पेशल इफेक्ट्स जो है ये हमने एक्सफोलेशन पढ़ा, जो शीट्स ऑफ रॉक्स जो है पूरी जो है जब साफ़ हो जाती हैं, ठीक है, ये प्रोसेसेस पढ़े हमने। फिजिकल वेदरिंग जो अनलोड करता है मटेरियल को, थर्मल कंट्रैक्शन, एक्सपेंशन होता है उसमें। सॉल्ट वेदरिंग हमने पढ़ी, ऐसे सॉल्ट्स जो है रिएक्ट करते हैं डिफरेंट कैल्शियम कार्बोनेट डिफरेंट टाइप से, टेम्परेचर डिफरेंस से। एक्सफोलेशन जैसे बड़ी बड़ी डूम्स ऑफ रॉक्स जो हैं ऊपर से खाली हो जाती हैं ना, होती है कि नहीं खाली, ऊपर से ऐसे शीट की तरह एक शीट ऑफ जो है रॉक जो है टूट के जो है साइड हो जाता है, इससे थर्मल एक्सपेंशन और बढ़ता है। फिर नीचे वाली रॉक में वही सेम प्रोसेस यूज़ होता है, फिर नीचे वाली रॉक हट जाती है, फिर उससे नीचे वाली, और लास्ट में कुछ नहीं बचता, एक मिट्टी का ढेर बच जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ना सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। देखो वेदरिंग प्रोसेस जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स एंड प्रिपेयरिंग द वे फॉर फॉर्मेशन नॉट ओनली रेगोलिथ्स एंड सॉइल बट ऑल्सो इरोजन एंड मास मूवमेंट। सिर्फ जो है रॉक वेदरिंग प्रोसेस जो है वो रॉक्स को सिर्फ ब्रेक डाउन नहीं करती छोटे छोटे पार्ट में, बल्कि सॉइल फॉर्मेशन में भी मदद करती है और इरोजन में भी मदद करती है। मास मूवमेंट होती है एक जैसे दूसरी साइड। बायोमास और बायोडाइवर्सिटी जो लिविंग डाइवर्सिटी है, ये बेसिकली रिजल्ट है किसका, फॉरेस्ट का। वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन किसे, डिपेंड अपॉन वेदरिंग मेंटल्स। फॉरेस्ट तो लैंड पे ही होगा ना, सॉइल पे ही होगा, तो वेदरिंग मेंटल पे। और सॉइल कहाँ से बनती है, वेदरिंग से, ऑफ रॉक्स से। तो इरोजन cannot be significant if rocks are not weathered। इरोजन का कोई फायदा नहीं अगर रॉक वेदर्ड ही नहीं हो रही, और इरोजन से अगर रॉक से ही तो मिट्टी आएगी, मिट्टी से ही तो क्रॉप्स आएगी, क्रॉप से ही तो एनिमल और लाइफ से बायोडाइवर्सिटी सस्टेन करेगी ना। तो रॉक्स विदाउट वेदरिंग इरोजन कैनॉट बी सिग्निफिकेंट, इरोजन का कोई मतलब नहीं। दैट मीन्स वेदरिंग एड्स मास वेस्टिंग, इरोजन एंड रिडक्शन और रिलीफ एंड चेंज इन लैंड फॉर्म। एक पहाड़ को इरोड करके एक प्लेन एरिया बना दिया जाता है, फर्टाइल प्लेन बन जाते हैं ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो क्या है, इन रिलीफ्स का रिडक्शन, लैंड फॉर्म्स का क्रिएशन जो है वो इरोजन का कॉन्सिक्वेंस है। और वेदरिंग ऑफ रॉक और डिपॉजिट्स हेल्प्स इन द एनरिचमेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ सर्टन आयरन वैल्यूएबल ओर्स, मैग्नीज, एल्युमिनियम, कॉपर एटसेट्रा। इन वेदरिंग से ही तो हमें वैल्यूएबल रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे मैग्नीज हो गया, आयरन ओर हो गया, ये सब चीज़ें, ये मटेरियल को तोड़ के ही तो लाती है, जो इंपॉर्टेंट है नेशनल इकोनॉमी के लिए भी। तो वेदरिंग एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के लिए भी, ठीक है। मास मूवमेंट देखो क्या है, देखो मास मूवमेंट क्या होता है, द मूवमेंट ट्रांसफर ए मास ऑफ रॉक
डेब्रीज डाउन द स्लोप अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। देखो पहाड़ी एरियो में आप देखोगे, माउंटेनस एरियाज में जो पहाड़ है, यहाँ एक्सट्रीम बारिश हुई है, पानी सीप कर गया इस एरिया में, है ना, तो क्या है, यहाँ से जो है ये इरोड करके ये एरिया नीचे ले आएगा। मैंने आपको कितनी बार हिमालय रिवर जो है इरोड करके बहुत सारा जो है अलूवियल सोइल ला के देखो प्लेन्स में पटक देता है, डाल देता है कि नहीं प्लेन्स एरियाज में, ये फर्टाइल लैंड्स बन जाती हैं, क्रॉप्स उगाई जाती है, ठीक है, कहाँ से, माउंटेन को इरोड करके ला रहा है। तो ये मास मूवमेंट क्या होता है, दिस एयर वाटर या आइस डू नॉट कैरीज डेब्रीज विद देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट ऑन द अदर हैंड द डेब्री में कैरी विद इट एयर, वाटर और आइस। मूवमेंट ऑफ मास में रेंज फ्रॉम स्लो टू रैपिड, मूवमेंट जो है ना स्लो से रैपिड होती है, स्लो पहले आस्ते आस्ते चलती है और तेज होती है, कितने स्लो कितनी है कितनी तेज, अफेक्ट करती है शैलो टू डीप कॉलम ऑफ मटेरियल एंड इंक्लूड क्रीप्स, फ्लो, स्लाइड एंड फॉल। अब ग्रेविटी जो है वो फोर्स एग्जर्ट होती है सभी मैटर पे, बेडरॉक पे भी एंड प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग पे भी। सो वेदरिंग इज नॉट प्री रिक्वेस्ट फॉर मास मूवमेंट, दो इट एड मास मूवमेंट, ठीक है। मास मूवमेंट आर नॉट एक्टिव ओवर वेदर्ड स्लोप रेदर देन ओवर अनवेदर्ड मटेरियल। देखो मास मूवमेंट जो है ना वो नहीं देखेगा कि ये मटेरियल वेदर्ड है या नहीं, बड़ी बड़ी रॉक्स को भी वो नीचे ले आएगा जब आएगा। अब अगर ग्रेडियंट होगा, है ना, ग्रेविटी होगी, है ना, तो वो आएगी। अब मास मूवमेंट आर एडेड बाय ग्रेविटी एंड नो जियोमॉर्फिक एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, अच्छा, ग्लेशियर, विंड, वेव्स, करंट पार्टिसिपेट्स इन द प्रोसेस ऑफ मास मूवमेंट। दिस मीन्स दैट मास मूवमेंट डू नॉट कम अंडर इरोजन दो देर इज अ शिफ्ट। देखो मास मूवमेंट सिर्फ ग्रेविटी से होती है, इसमें जो है जियोमॉर्फिक एजेंट्स जो है वो काम नहीं करते। इसका क्या मतलब है, मास मूवमेंट जो है इरोजन के अंदर नहीं आती है, दो देर इज अ शिफ्ट एडेड बाई ग्रेविटी ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मटेरियल ओवर द स्लोप हैव देयर ओन रेजिस्टेंस टू डिस्टर्बिंग फोर्स एंड विल यील्ड ओनली व्हेन द फोर्स इज ग्रेटर देन द शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, ठीक है। ये कुछ है सर्वल एक्टिविटीज कॉजिंग द प्रिसीड मास मूवमेंट, जैसे रिमूवल ऑफ सपोर्ट from below the material and above the natural artifacts means increase in gradient and height of the slope. Height of the slope जितना होगा उतनी ज़्यादा है, अच्छा, overloading through addition of material naturally or artificially। अब ज़्यादा मटेरियल यहाँ होगा, ठीक है, जितनी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा इस लैंड की, तो ये मास मूवमेंट हो जाएगी नीचे, ठीक है। और भी हो गया हैवी रेनफॉल, एक चीज़ है ना, अच्छा, लुब्रिकेशन ऑफ स्लोप, ठीक है, अच्छा, फिर रिमूवल ऑफ मटेरियल और फ्रॉम ओवर दिस ओरिजिनल स्लोप, occurrence, removal of material or load from over the original spose, occurrence earthquake, explosion of machineries, explosion और मशीनरी। देखो यहाँ कुछ आप जो है पत्थर तोड़ने के लिए अगर आप बारूद लगा रहे हो, गन पाउडर का यूज़ करते थे पहले तो एक लार्ज शेकिंग होगा, उससे भी हो सकता है, अर्थक्वेक से हो सकता है। तो देर आर मल्टीपल एंगल्स, ओके। फिर है हैवी डाउन टाउन ऑफ वाटर फ्रॉम लेक्स, रिजर्वायर से भी, पानी से भी, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं मास मूवमेंट का। ये देखो ये मड फ्लो हो रही हो, ये वेट एरिया है ना, ये मड यहाँ से ये फ्लो हो रही है कहाँ, ड्राई रॉक स्लाइड्स हो रही है नीचे ड्राई एरियाज की तरफ। तो यहाँ क्या है, एक ग्रेडियंट भी तो है, ये देखो यहाँ फास्ट हो रही है, देखो स्लोप्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। फिर क्या है स्लो मूवमेंट, ये एक टाइप की है अंडर इस कैटेगरी, जहाँ आहिस्ता कोई चीज़ मूव कर रही है बिल्कुल स्लोली। रॉक डेब्रिज जो है नीचे एक स्लोप से आ रही बिल्कुल, ठीक है। कहीं फास्ट होता है, रैपिड मूवमेंट होता है कहीं, जहाँ मोस्टली प्रिविलेंट इन ह्यूमिड क्लाइमेट, जहाँ पे जो है ह्यूमिड, जहाँ बारिशें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा गीली है मिट्टी, जो है स्लोप्स जो है वो जो है जहाँ पानी ज़्यादातर सैचुरेट कर गया है, ठीक है। और मिट्टी जो है कीचड़ वाली मिट्टी हो गई, क्लेई हो गई है, एंगल जो है लो है, ठीक है, ग्रेडियंट ज़्यादा है, ठीक है। वहाँ पे होता है एक मास मूवमेंट, लंप ऑफ डेब्रिज विद बैकवर्ड रोटेशन जो मूव करती है। ये देखो लैंडस्लाइड। अब लैंडस्लाइड क्या है, ये रिलेटिवली रैपिड होता है और परसेप्टिबल मूवमेंट होती है। क्यों, लैंडस्लाइड्स में जो है इन्वॉल्व रिलेटिवली ड्राई, द साइज एंड शेप ऑफ द डिटैच मास डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ डिसकॉन्टिन्यू ऑफ द रॉक। अब देखो ये देखो ये लैंडस्लाइड, इनिशियल इसकी पोजीशन ये थी, ये पोजीशन थी, अब क्या है ये पोजीशन, तो ये लंप यहाँ से जो है डिटैच होके नीचे आ गया है। इसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। ये जो है लैंडस्लाइड होने का, किसी हिस्से का जो है अर्थ का टूट के जो है अलग हो जाना और एकदम स्लोप्स में नीचे आ जाना, है ना। ग्रेडियंट की ज़रूरत है, स्लोप की ज़रूरत है, स्लोप हमेशा होना चाहिए। कभी भी लैंडस्लाइड ऊपर नहीं जाएगी, लैंडस्लाइड हमेशा नीचे ही आएगी, ठीक है, डिटैच होकर। तो एक ग्रेडियंट का होना ज़रूरी है,
ग्रेविटेशनल फोर्स भी इस पर एक्ट करती है। इसके वेरियस रीजन हो सकते हैं, ओवर ग्रेजिंग हो सकता है, डिफोरेस्टेशन हो सकता है, ठीक है। अब ओरिजिन और डिपोजिशन, इरोजन और डिपोजिशन, देखो सिंपल मैं बता देता हूँ। एक जगह से इरोड हुआ तो दूसरी जगह पे डिपॉजिट भी तो होगा कि नहीं होगा? होगा। यहाँ से इरोड होके आया, यहाँ डिपॉजिट होगा। मैंने रिवर का कंसेप्ट दिया आपको फिर से। रिवर जो है ऊपर से इरोड करके आती है, अब डिफरेंट लैंड फॉर्म्स इससे जनरेट हो जाती हैं। यहाँ जो है बड़ी बड़ी वैलीज बन जाती है, जॉर्ज बन जाती हैं, गॉर्ज, और वाटरफॉल का बनता है। ये सारी क्या इरोजनल लैंड फॉर्म्स हैं। ये जितना कोलोराडो देखो, ये रिवर का जो बना हुआ है कैनियंस बन जाते हैं, ठीक है। कैनियन बनते हैं कि नहीं? तो ये एरिया इरोड करके लाया, और डिपोजिशनल फीचर क्या हो गया? प्लेन्स एरिया में जो लाके जो है डंप किया इसने, एलोवियल लीव्स बनाए, ठीक है, ऑक्सबोल लेक्स, ये सारे क्या है? डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। एक जगह आगे डिपॉजिट के कहीं से लाएगा, विंड वाटर किसी भी एक्शन से इरोड करेगा किसी भी जगह को, जो ऐसी थोड़ी होगी, तो वो लाके कहाँ रखेगा? डिपॉजिट करेगा जहाँ पे होगा, एक जगह डिपॉजिट होगा, ठीक है। मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा कैसे। जैसे देखो 3 तरह से रिप्रेजेंट किया जाए स्टेट ऑफ मैटर, गैसेस, लिक्विड, रनिंग वाटर से, विंड से, या फिर ग्लेशियर से रिस्पेक्टिवली। ये इरोजन कैन बी डिफाइंड है जो काइनेटिक एनर्जी का एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द सरफेस मूव करती है, किसी भी मास को एक जगह से मूव करके दूसरी जगह लेके चले जाते हैं इन 3 एक्शन से, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स है। जैसे सॉइल फॉर्मेशन कैसे होती है, देखो हम सॉइल फॉर्मेशन पढ़ते हैं। सॉइल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है सबको पता है ना। सॉइल इज नॉट अ डायनेमिक मीडियम इन विच मेनी केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कंस्टेंटली चलती रहती है उसके बीच में, ठीक है, चेंज होती रहती है और डेवलपमेंट होती रहती है। सॉइल है ना, समझ लो, बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल मिक्सड होते रहते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है, कॉम्बिनेशन है। सॉइल बिकम एडजस्टेड टू कंडीशन, क्लाइमेट वहाँ का कैसा, उस टाइप की सॉइल होगी, लैंड फॉर्म्स कैसी है, वेजिटेशन कहती है, इंटरनल चेंजेस जो है कंडीशन के हिसाब से सॉइल में होते रहते हैं, ठीक है। हमने रॉक का पढ़ा, फिर उसको ब्रेक डाउन कैसे हुआ, वो ब्रेक डाउन होकर रॉक जो है इग्निशियस रॉक से जो है मैग्मा से पहला मैग्मा निकला, फिर वो इग्निशियस रॉक हुई, फिर सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, इनसे फिर सॉइल जनरेट हुई है ना। ये सॉइल फॉर्मेशन है। सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड फर्स्ट ऑन वेदरिंग, रॉक की जो है वेदरिंग पे डिपेंड करती है सॉइल फॉर्मेशन, समझना। इन दिस मेंटल, ठीक है, ऑफ वेदरिंग मटेरियल विच इज़ द बेसिक इनपुट ऑफ सॉइल टू फॉर्म। सॉइल फॉर्म करने के लिए वेदरिंग ऑफ रॉक इंपॉर्टेंट है। फिर जो है वेदर्ड रॉक जो है ट्रांसपोर्ट की जाती है और डिपोजिट कॉलोनाइज ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट, और फिर इन पे कॉलोनाइज करती है बैक्टीरिया और बाकी इन्फीरियर प्लांट बॉडीज लाइक मोइसिस, लीचन्स, और फिर सेवरल माइनर ऑर्गेनिज्म में टेक शेल्टर विद इन द मेंटल एंड डिपॉजिट। अब ये कहीं जगह पे डिपॉजिट तो होगी ना, रॉक ब्रेक डाउन हो गई, वहीं पे भी रह सकती है, या ट्रांसपोर्ट होगी किसी दूसरी जगह आ गई है, ठीक है। ये और यहाँ पे बहुत सारे मॉइस्चर मिनरल्स जो हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में लीचन, मोसिस जो हैं, इसमें अपनी शक्ल लेंगे। डेड रिमेन ऑफ इनके जो है, फिर इसमें ये मर जाएंगे, जो प्लांट्स एनिमल मर के, इससे क्या होगा? हम्स जनरेट होगा ना, क्या होगा? हम्स एक्यूमुलेट होगा। तो माइनर ग्रासेस हो गए, ये छोटी छोटी बुशेज हैं, ये वो, फिर इनमें ये ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। जब ये फर्टाइल हो जाएगी ना, जब इनमें राइट प्रॉपर्टी, राइट अमाउंट ऑफ मिनरल्स होंगे, तो यहाँ पे ये ग्रो करना चले। फिर क्या? प्लांट रूट्स पेनिट्रेट डाउन एंड बोरोइंग एनिमल्स एंड ब्रिंग अप पार्टिकल्स ऑफ मासेस बीम एंड मटेरियल बिकम पोरस एंड स्पॉन्जी लाइक कैपेसिटी टू रिटेन वाटर। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है इसमें जो है ये प्लांट्स हो जाएंगे, प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो क्या है, फैल जाएंगी इसके बीच में। फिर जो है वाटर जो होल्डिंग कैपेसिटी है फिर इसकी जो रिटेन कर लेगा, एयर इसमें पैसेज ट्रांसफर हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ रूट्स है ना। और फाइनली एक मैच्योर सॉइल जो है एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मिनरल ऑर्गेनिक प्रोडक्शन फॉर्म होगी। तो क्या प्रोसेस है? रॉक ब्रेक डाउन होगा, रॉक जो है ये जो है टूटा है ना, ये टूटा, ये जो है छोटे 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 पार्टिकल्स में है ना, ये क्या हुआ? इधर से देखो, ये ट्रांसपोर्ट हो गया किसी दूसरी जगह पे, ये हो गया ट्रांसपोर्ट है ना, ट्रांसपोर्ट हुआ, ठीक है। ये क्या है? रॉक, ये टूट के ब्रेक डाउन होके वेदरिंग से, इस पे हुई वेदरिंग है ना, फिर ट्रांसपोर्ट हुआ, यहाँ आ गया है ना, यहाँ जो है ज़मीन, ये छोटे छोटे और पार्टिकल, यहाँ डिपॉजिट हो गया, डिपॉजिट हुआ। इस पे क्या हुआ? इस पे बहुत सारे, इस पे लीचेंस, मोइसिस, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, ऑल टाइप्स ऑफ ग्रास है ना, ये इस पे एक्ट करेगा है ना, इसके बीच में टेक अपनी शेल्टर लेगा। फिर यहीं क्या हो जाएंगे? दे विल डाई, सम विल डाई, सम विल लिव है ना। तो यह क्या होगा? इसको क्या होगा? इन्हेंस करेगा इस लैंड को।
हम्स जनरेट होगी, ठीक है। जब ये डेड और लिविंग होंगे तो फर्टाइल होगा, फिर इस पर क्या होगा, ट्रीज और जो छोटे छोटे बुशीज हैं वो ग्रो करेंगे ओवर द ईयर्स, जिसमें ग्रो करेंगे, फिर उनमें वो जड़ें जो पैदा होंगी है ना, तो वो क्या करेंगे, और मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके वो जड़ें नीचे से लेके आएंगे, ठीक है, इस सॉइल में है ना। एयर जो है ये जड़ें यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, वाटर एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना ये एक जो है फर्टाइल सॉइल की शेप लेगा कि नहीं। ऑर्गेनिक मटेरियल से फाइनली एक क्या, कौन सी सॉइल बन जाएगी, एक मैच्योर सॉइल बन जाएगी, मैच्योर सॉइल, ठीक है। इस प्रोसेस, ये पूरी प्रोसेस सॉइल फॉर्मेशन में जो है ना, अगर मैं आपको समझाऊं 5 फैक्टर्स जो है कंट्रोल करते हैं सॉइल की फॉर्मेशन। सबसे पहले पेरेंट मटेरियल, मतलब रॉक किस मटेरियल का है, ठीक है, उसमें कौन सी चीज़ें ज़्यादा हैं। पेरेंट मटेरियल वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, माउंटेन्स है, प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, किस तरह की टोपोग्राफी है वहाँ की, ठीक है। क्लाइमेट कैसा है, हॉट है, कोल्ड है, हॉट कोल्ड दोनों है, डेजर्ट एरियाज है, माउंटेनस एरियाज है, फ्रॉस्ट कंडीशन है, किस टाइप का क्लाइमेट, कैसी टाइप की बायोलॉजिकल क्लाइमेट वैसा होगा वैसी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होंगी, है ना। अच्छा, टाइम कितना लगा उस सॉइल को बनने में। हमने एक भांगर और खादर का जो है हमने कंसेप्ट पढ़ा था, एलुवियल प्लेन, एलुवियल सॉइल के बारे में जब पढ़ रहे थे। भांगर जो पुरानी, खादर जो नई है ना, पुरानी जो है फर्टाइल है, नई जो है कम फर्टाइल है, हमने इसके बारे में कुछ समझा, ठीक है, जो बेसिक हमने नॉलेज ली थी, आगे जाके और पढ़ेंगे। इनफैक्ट सॉइल फॉर्म फैक्टर्स एक्ट इन यूनियन एंड अफेक्ट द कंडीशन वन अनदर। एक दूसरे के साथ जो है ये एक यूनियन में काम करते हैं और एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं टू अ लार्ज एक्सटेंट। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ क्लाइमेट पे डिपेंडेंट है, क्लाइमेट जो वहाँ की टोपोग्राफी पे डिपेंडेंट है, टोपोग्राफी जैसी होगी वैसे ही पेरेंट रॉक होगी, और इन सब को मिला के टाइम कितना लग रहा है उसके हिसाब से रॉक फॉर्मेशन होगी। पेरेंट मटेरियल जो है मैसिवली कंट्रोल फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन में। कैसे, पेरेंट मटेरियल या तो इन सीटू हो सकता है, या वहीं पे रॉक का ब्रेकडाउन हुआ है ना, या फिर कहीं से ट्रांसपोर्ट हो गया, या यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो गया कहीं जाएगी तो वो एक्स सीटू हो गया, कहीं दूसरी जगह पे जाके बन रही है इन सीटू के वहीं पे, ठीक है। ये सब गैदरिंग डेब्रीज है ना, रेजिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड डिपोजिट, ट्रांसपोर्टेड सॉइल मैंने समझाया। सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड ऑन टेक्सचर, साइज ऑफ डेब्रीज, कि डेब्रीज कैसी साइज की, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना। अच्छा, स्ट्रक्चर, डिपोजिशन, इंडिविजुअल ग्रेन, पर्टिकुलर ये डेब्रीज की, ठीक है। मिनरल्स और केमिकल कंपोजिशन उसकी क्या है सॉइल, ठीक है। नेचर एंड रेट ऑफ वेदरिंग क्या है, कि कैसा है, कितना टाइम लगा है, कहाँ तक वेदर्ड हुआ है पेरेंट मटेरियल। दे में बी डिफरेंस इन सॉइल और सिमिलर रॉक bedrock and dissimilar bedrock में भी हैव सिमिलर सॉइल। देखो, कभी कभी एक रॉक डेब्रिज में भी डिफरेंट सॉइल हो सकती है, और कभी कभी 2 डिफरेंट रॉक्स की सिमिलर सॉइल हो सकती है, समझे। बट व्हेन सॉइल इज वेरी यंग एंड हैव नॉट मैच्योर्ड दे शो स्ट्रॉन्ग लिंक विद द टाइप ऑफ पेरेंट रॉक। जब अभी टूटी है सॉइल और बनी है सॉइल ना, जब तक उसके ऊपर जो है अभी जो बाकी लीचीज, मोइसिस, प्लांट, बुशेज ये ग्रो नहीं हुआ, हम्स नहीं क्रिएट हो ना, तो ये बड़ी सिमिलर होती है अपनी कहाँ से, पेरेंट रॉक से, जिससे वो ब्रेक डाउन होती है ना। ऑल्सो इन केस ऑफ सम लाइमस्टोन areas where the weathering process are specific and peculiar, soil will show clear relation with parent rock। लेकिन जैसे लाइमस्टोन एरियाज में वहाँ पे जो है जो सोइल है वहाँ की वो क्लियरली मिलती जुलती है, वो जो ओरिजिनल पेरेंट रॉक होती है जैसे लाइमस्टोन है जो उससे मिलती जुलती है। लेकिन बाकी एरियाज में जो है सोइल बहुत हद तक चेंज हो जाती है जब मैच्योर होती है सोइल, ठीक है। टोपोग्राफी कैसे, जैसे टोपोग्राफी लाइक पेरेंट मटेरियल इज वन अनदर पैसिव कंट्रोल, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, ठीक है, मतलब एक्सपोजर सरफेस और एक्सपोजर ऑफ सरफेस कवर्ड बाय पेरेंट रॉक्स टू सनलाइट कितना है, अमाउंट ऑफ सरफेस, सब सरफेस ड्रेनेज कैसी है वहाँ की, ठीक है। स्लोप कैसी है, अगर जेंटल स्लोप है तो इरोजन क्या होगा, स्लो होगा। तो परलोकेशन ऑफ वाटर इज गुड है, वहाँ पानी सीपिंग अच्छा हो रहा है ना, क्योंकि जब इरोजन नहीं होगा, देखो जब रॉक का इरोजन नहीं होगा, रॉक एक जगह पे काफ़ी अरसे तक रहेगी, तो उसमें जो पानी जो है ज़्यादा सीप होगा। अगर इरोड हो रही है तो पानी कम सीप होगा ना, एक जगह पे ठहरी ही नहीं, ठीक है। सीपिंग ऑफ वाटर जो है वो इरोजन पे डिपेंड करता है। पर लोकेशन, सॉइल फॉर्मेशन जो है फेवरेबल होगी अगर सॉइल्स अवर फ्लैट एरियाज में डेवलप ए थिक लेयर ऑफ क्ले विद गुड एक्युमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स गिविंग सॉइल डार्क कलर। अगर सॉइल एक ही जगह पे जो प्लेन एरियाज में ज़्यादा तो मूव नहीं करती ना, है ना, लेस मूव करती है, तो एक ही जगह पे रहती है, तो वहाँ क्या होता है, ओवर द ईयर्स जो ज़्यादा वाटर सीप करता है ना, ऑर्गेनिक कंटेंट जो है ज़्यादा उसमें सीप करती है, क्योंकि एक ही जगह पे लैंड सरफेस पे है, तो वो जो है ज़्यादा थिक लेयर होती है और क्लेई होती है,
और उसमें ऑर्गेनिक मैटर्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं और वो डार्क होते हैं। जैसे मिड लैटिट्यूड है, साउथ फेसिंग स्लो एक्सपोज सनलाइट हैव डिफरेंट कंडीशन ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। तो क्लाइमेट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मैंने आपको बताया क्लाइमेट के बारे में, हमने टेम्परेचर पढ़ा, सीजनल, ड्यूरेशनल, एवेपोरेशन कितनी होती है, ह्यूमिडिटी है ना, प्रिसिपिटेशन वहाँ की कितनी है। मैंने आपको बताया फ्रॉस्ट, गर्मियों में सॉइल पेरेंट कैसी होगी, जहाँ जहाँ फ्रॉस्ट कंडीशन है, जहाँ एक्सट्रीम हॉट कंडीशन है वहाँ कैसी होगी, जहाँ ड्यूरेशनल टेम्परेचर जो है रात का और दिन का बहुत फ़र्क है, जहाँ बिल्कुल कम फ़र्क है, तो उसके हिसाब से जो है रेनी सीजन में सॉइल की अलग होती है, वाटर सीपेज होता है उसमें, केमिकल बायोलॉजिकल कंटेंट जो है उसके हिसाब से होंगे, समझे। तो क्लाइमेट इज ए मेजर फैक्टर इन फ्रॉम वेदरिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, किस टाइप की बायोलॉजिकल एक्टिविटी, अगर डेड प्लांट प्रोवाइड हम्स, है ना, देखो वेजिटेशन कवर एन ऑर्गेनिज्म दैट ऑक्युपाइज पेरेंट रॉक फ्रॉम द बिगिनिंग ऑल्सो एट अ लेटर स्टेज हेल्ड इन एडिंग और ऑर्गेनिक मैटर एंड मॉइस्चर रिटेंशन, नाइट्रोजन है जैसे, है, जहाँ की वेजिटेशन जो है जब पेरेंट रॉक थी उसके ऊपर भी वही वेजिटेशन थी, जब ब्रेक डाउन हुआ तो तब भी वही है, तो उससे क्या ऑर्गेनिक कंटेंट जो है ट्रांसफर ह्यूमिफिकेशन होते हैं मिनरल्स ऑफ पेरेंट रॉक्स में, ओवर द ईयर उसमें और ऐड होते हैं, ठीक है। हम्स एक्यूमुलेशन इन जो कोल्ड क्लाइमेट है एज बैक्टीरिया ग्रो स्लो, वहाँ दे कोल्ड क्लाइमेट में स्लो ग्रोथ होती है, हॉट में जल्दी हो जाती है, तो जो कोल्ड क्लाइमेट के रॉक्स होंगे उसमें थोड़ा लो बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ होगी। ह्यूमिड और जैसे ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है वहाँ बैक्टीरिया एक्शन जो है इंटेंस होता है, जल्दी होता है, डेड वेजिटेशन जो रैपिडली ऑक्सीडाइज हो जाती है, तो लो हम्स कंटेंट होता है, क्योंकि जो बैक्टीरियल और डेड वेजिटेशन है वो जल्दी क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज रैपिडली हो जाती है ना, समझे। टेम्परेट एरिया की सॉइल जो है एज कम्पेयर टू जो है ट्रॉपिकल एरिया वो ज़्यादा जो है फर्टाइल होती है, समझिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। टाइम कितना लगा है, टाइम इज द थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर कंट्रोलिंग द सॉइल फॉर्मेशन। द लेंथ ऑफ द टाइम ऑफ द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस ऑपरेट डिटरमाइन करता है किससे, मैच्योरेशन ऑफ सॉइल पे एंड प्रोफाइल डेवलपमेंट। ए सॉइल बिकम मैच्योर व्हेन ऑल फॉर्मिंग प्रोसेस एक्ट फॉर ए सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम डेवलपिंग ए प्रोफाइल। सॉइल डेवलपिंग फ्रॉम द रिसेंट डेवलप्ड डिपोजिट एलुवियम or glacial tilts are considerably young and they exhibit no horizon and only poorly developed horizon. No specific length of time is absolutely termed as can be fixed for development or measure. देखो टाइम इज़ नेसेसरी, क्योंकि ये जितने भी फैक्टर्स मैंने आपको बताए ऊपर, चाहे वो टोपोग्राफी पे, जैसे वो पेरेंट रॉक का वो कैसे ट्रांसफ़र, इरोजनल है ना, जब तक इन पे ये सफिशिएंट टाइम नहीं लगेगा तो सोइल मैच्योर नहीं होगी, ठीक है। ओवर द टाइम जो है सोइल अपने डिफरेंट एक प्रोफाइल बन जाती है ना सोइल की, कि ये जो है हम्स कंटेंट है इसका, यहाँ पे ये पेरेंट रो, ये जो है दूसरा बी है, ये जो है डीके हुआ मटेरियल जो नीचे जो है सीप करके फिर ये पेरेंट रो है इसकी, है ना। तो ये ओवर द टाइम जो है एक प्रोफाइल बनता है सॉइल का। जो एलुवियल फैंस या जो एलुवियल डिपॉजिट्स है गंगा के ग्लेशियल टिल्ट्स हैं वो यंग हैं, उनमें कोई हराइजन नहीं, दे हैव सिंपली एलुवियल, दे आर सिंपल,